नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जेआरजीएस एकेडमी में। और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे साथियों, मिशन 2026 बोर्ड एग्जाम के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आप अगर हमारा पहला वीडियो इसमें नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे पहले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के यानी चैप्टर नंबर 1 के जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं जो बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में पूछने की संभावनाएं जिसकी ज्यादा है, उन सारे क्वेश्चन को हमने उस वीडियो में यानी पहले वाले वीडियो में क्लियर कर दिया है। इस वीडियो में हम इसी बोर्ड एग्जाम 2026 में जो पूछने वाले क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सेकंड चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस क्वेश्चन को क्लियर करने का प्रयास किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि उन दोस्तों के पास भी यह वीडियो पहुंच जाए जो अगला साल यानी 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे साथियों देखिए, यही वो बुक है जिस बुक से आप क्लास में स्टडी किया करते हैं, एनसीईआरटी का ही बुक है। इस बुक से हमने टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का निकालने का प्रयास किया है जो और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया है। समय ना गवाते हुए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लोगों के द्वारा अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो धन अथवा संपत्ति प्राप्त होता है क्या कहलाता है। यानी जो लोग होते हैं ना, इन लोगों के अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो धन अथवा संपत्ति मिलता है ना, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है ना, वो आंसर क्या हो जाएगा, आय। आय समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जा करके कहीं पे श्रम करिएगा तो श्रम के बदले आपको कुछ संपत्ति मिलेगी, कोई धन मिलेगा। वो मुद्रा के रूप में भी हो सकता है या अन्य चीजों के रूप में भी मिल सकता है। तो जो चीज आपको प्राप्त होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, आय। देखिए, अब जैसे पहले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव को भी समझने का प्रयास किया था उस वीडियो में, और टोटल सब्जेक्टिव आप समझ भी पा रहे थे। ठीक उसी तरीके से इस वीडियो में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन की आय क्या है, समझ में आ रही है। अगर पूछ दे कि आय क्या है तो बिना हिचकिचाहट के आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि लोगों के द्वारा अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो धन अथवा संपत्ति प्राप्त होता है उसे ही हम आय कहते हैं। समझ में आई मेरे साथियों। तो आय का अगर परिभाषा पूछ दे, सब्जेक्टिव में पूछ दे कि आय किसे कहते हैं, तो आपका आंसर मिल गया। समझ में आ रही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोगों के द्वारा अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो धन अथवा संपत्ति प्राप्त होता है उसे ही हम आय कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो गया और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग की रिपोर्ट 2009 के अनुसार पूरे देश में उड़ीसा के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य कौन सा है। देखिए, क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि देखिए हमने इसमें चाहे तो हम अगर चाहे तो इसमें 3 क्वेश्चन बना सकते थे। एक तो आपको पहला सेम क्वेश्चन इसमें दिख रहा है बोला, दूसरा क्वेश्चन इस समय को हटा देते हैं, 2009 को हटा देते और पूछ देते कि 2000 बिहार भारत का सबसे ज्यादा गरीब राज्य है, ये कब का रिपोर्ट है। तो पूछ ऐसे भी एक क्वेश्चन होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये अगर कर सकते थे कि हम पूछ देते थे कि योजना आयोग के रिपोर्ट 2009 के अनुसार देश का सर्वाधिक गरीब राज्य कौन है। तो सर्वाधिक गरीब राज्य कौन है, तो इसका आंसर आपको उस समय में क्या मिलता था, उस समय में क्या मिलता है, उड़ीसा। समझ में आ रही है। और अगर इसके बाद अगर हम तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने सीधे सीधे रख दिया है क्या, कि योजना आयोग की रिपोर्ट 2009 के अनुसार पूरे देश में उड़ीसा के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य कौन है। समझ में आ रही है। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो आंसर हो जाएगा बिहार। समझ में आ रही है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि योजना आयोग की रिपोर्ट 2009 के अनुसार देश का सर्वाधिक गरीब राज्य कौन है, सर्वाधिक गरीब राज्य, तो आपका उसमें आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा, उड़ीसा। समझ में आ रही है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि उड़ीसा के बाद सर्वाधिक यानी दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरा सर्वाधिक गरीब राज्य कौन है। तो इसका जो आंसर है ना, वह क्या हो जाएगा, बिहार। समझ आई। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दिया था।
गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दिया था? तो आपके पास ऑप्शन है रैगनर मार्क्स, प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर फिशर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर, जो सही आंसर है ना, वो आपका आंसर हो जाएगा रैगनर मार्क्स। यह जो अर्थशास्त्री है ना, इन्होंने ही कहा था कि कोई राष्ट्र इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। समझ में आ रही है? कोई राष्ट्र इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। थोड़ा आश्चर्य लग रहा हो ये शब्द सुन करके, क्योंकि देखिए इनका कहना किसी देश के संदर्भ में ये इसलिए था ना कि अगर किसी देश के पास पैसा नहीं होता है तो वो अपने विकास के लिए कोई कार्य नहीं कर पाता है, और जब विकास के लिए कोई कार्य नहीं कर पाता है ना तो वहां के लोग स्वतः ही क्या होते हैं? गरीब। और जब लोग गरीब होते हैं तो किसी राष्ट्र का जब लोग ही गरीब होते हैं तो वो राष्ट्र कभी भी अमीर नहीं हो सकता है। समझ में आई? तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनमें क्या हो सकता है कि इन्होंने जो अवधारणा दिया था ना कि कोई राष्ट्र अगर गरीब है तो इसका मूल कारण है कि वह गरीब है। समझ में आई? तो अब ऐसे समझ लीजिए कि यह जो क्वेश्चन है कि गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? रैगनर मार्क्स। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिपोर्ट 2008 के अनुसार किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी 2008 के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपके पास ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु। इनमें से कौन होगा? बताइए, इनमें से कौन होगा आपका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो है ना वो होगा सी, गोवा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। यानी 2008 के रिपोर्ट जो था ना, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का गोवा एक ऐसा राज्य था जहां का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा था। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो किस राष्ट्र के राष्ट्रीय जो आय होता है ना, उसमें उस देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं कि किसी देश के राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या में भाग देने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे ही हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। समझ में आई? तो प्रति व्यक्ति आय समझ में आ गया। और यह पूछा गया है कि 2008 के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2005-06 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना था? यानी 2005-06 ईस्वी में अगर बिहार के लोगों का प्रति व्यक्ति आय देखा जाए कितना था, तो वह कितना था? यानी उस टाइम में प्रति व्यक्ति आय बिहार का कितना था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा 6610। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? यानी बिहार में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कमाने वाला जिला कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन है गया, दरभंगा, पटना, शिवहर। आप बताइए इनमें से कौन होगा? तो इनमें से जो है ना ये सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, तो बिहार का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कमाने वाला जो जिला है ना वह है पटना। समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी पटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? यानी पहला क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, इसमें पूछा था कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, और इसमें क्या पूछ रहा है कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन लगभग सेम ही है। ऑप्शन है गया, पटना, दरभंगा, शिवहर। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो सही आंसर हो जाएगा इसका शिवहर। समझ में आ रही है? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? शिवहर। यानी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कमाने वाला बिहार का अगर कोई जिला है तो वो कौन सा है? शिवहर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की धारणा को कितने भागों में बांटा गया है? राष्ट्रीय आय की धारणा को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यानी राष्ट्रीय आय की धारणा कितनी होती है? 3, जिसको हम लोग कैसे निकालते हैं? एक होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक होता है जीएनपी,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एक होता है एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये होती है 3 अवधारणा जिससे किसी राष्ट्र की आय की गणना की जाती है। समझ में आई? तो किसी क्या है, राष्ट्रीय आय की धारणा को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना हो जाएगा? 3। आपका 3 क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी है? यानी क्वेश्चन कहने का मतलब ये है ना कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप ये बतलाइए कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। इनमें से ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, इनमें से कौन ऐसी संस्था है जो भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ये बी, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नामक जो संस्था है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नामक ये जो संस्था है ये क्या करती है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का सहयोग कौन करता है? जैसे पहले आप क्वेश्चन में देखे थे कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो आंसर क्या था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जब राष्ट्र के आय का आकलन करता है ना, तो उसमें उसका सहायता कौन करता है? यानी कौन संस्था है जो राष्ट्रीय आय के आकलन में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का सहयोग करता है या सहायता करता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। समझ में आ रही है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नामक जो संस्था है ना, यह क्या करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का सहयोग करती है। किस लिए करती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। तो समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी केंद्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? यानी पूछा गया है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। एकदम ध्यान से पढ़िए इन सारे, मतलब पूरे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं मिलेगा आपको जो आपको बोर्ड के एग्जाम से महत्वपूर्ण नहीं हो। सारा का सारा क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन एकदम से उठाने की संभावना होते हैं ना, उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास किया गया है। इसलिए कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सारा का सारा क्वेश्चन आप एकदम बढ़िया से रट लीजिएगा ताकि आपका बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए देखिए, कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? यानी सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय जो है ना, इसका अनुमान किसने लगाया था? तो इसमें ऑप्शन आपका है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, रैगनर मार्क्स, दादा भाई नौरोजे और प्रोफेसर केनोस। गलती से हो गया है, लेकिन ये प्रोफेसर क्या लिखा गया है? केन्स। जो आगे पढ़े हैं इनके नाम प्रोफेसर केन्स। समझ आ रही है? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दादा भाई नौरोजी। यानी भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजे। दादा भाई नौरोजे नामक जो अर्थशास्त्री है ना, इन्होंने क्या किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दादा भाई नौरोजे द्वारा प्रथम बार राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? समझ में आ रही है? इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, ये आप देख ही चुके इस क्वेश्चन में। समझ में आ रही है? अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि दादा भाई नौरोजे द्वारा प्रथम बार राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, यानी किस समय में लगाया था? तो आपके पास ऑप्शन है 1950, 1860, 1962, 1868। इसमें से सही आंसर क्या होगा? मेरे साथियों, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करते चलिए, आप बताते रहिए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। इससे हमको भी क्या मिलता है? उत्साह मिलता है, हम वीडियो अच्छा से बना पाए। बहुत मेहनत लगती है इस सारे वीडियो को तैयार करने में। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिए, शेयर जरूर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1867।
1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार राष्ट्रीय आय का आकलन या अनुमान लगाया था। आंसर समझ में आ गई? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1868 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? समझ में आ रही है? क्वेश्चन कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो इसको जो बुक है ना, इस बुक का लेखक भी वही है जो पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो कौन किया था बताइए जरा। इसमें से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दादा भाई नौरोजी। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने किसके अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? यानी अब मान लीजिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसको सारे अपने कार्यों को करने के लिए अपने आधार पर संगठनों को बनाना आवश्यक था, ताकि वो अपने आज़ादी से पहले के जो संगठन थे उनके बाद अब नए तरीके से चीज़ों को देख पाए, समझ पाए और वो अपने आधार पर निर्णय ले पाए। तो चलिए इसके लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने किसके अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? तो इसका जो ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर केन्स और रेगनर नर्स। इसमें जो आपका सही आंसर है ना वो क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। समझ में आई? चलिए इन्हीं के पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में ही या इन्हीं के अध्यक्षता में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? समझ में आ रही है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1960 ईस्वी। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर जो है ना आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1949 ईस्वी। मतलब 1949 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। और इसके गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो आप अभी पढ़े थे क्या? तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। समझ में आई? चलिए तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1949 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आय समिति ने अपना प्रथम रिपोर्ट कब प्रकाशित किया था? समझ में आ रही है? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था जिसका अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। यानी इन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था वह अपना पहला रिपोर्ट यानी प्रथम रिपोर्ट कब जारी किया था? तो ऑप्शन है आपका 1959 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1951। लगभग सेम है, पहले वाला ऑप्शन के समान है। तो इसका आंसर जो है ना वो क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 ईस्वी। समझ में आ रही है? चलिए तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि प्रोफेसर महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आय समिति ने अपना प्रथम रिपोर्ट कब प्रकाशित किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1951 ईस्वी। एकदम बढ़िया से याद करते रहिएगा मेरे साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको याद करते रहिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? समझ में आ रही है? क्वेश्चन पूछ रहा है, वो हम पहले जो पढ़े थे राष्ट्रीय आय समिति पढ़े थे, ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। समझ में आ रही है ना? जो पहले हम पढ़े थे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। तो यह राष्ट्रीय आय के आकलन करने वाली संस्था यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? समझ में आ रही है? तो ऑप्शन है आपका 1950 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1956 ईस्वी। इसमें से आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1954 ईस्वी। 1954 ईस्वी में क्या हुआ था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुआ था। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट 2009 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था?
यानी विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2009 में जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, उस 2009 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था, समझ आ रही है। तो इसमें ऑप्शन दिया है $850, $1000, $900, $950 कितना था। तो इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी $950। समझ में आ रही है। $950 जो है ना, ये भारत का प्रति व्यक्ति आया था। कब? तो 2009 ईस्वी में। समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना थी। समझ आ रही है। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, यानी 2008-9 में जो रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था, एक व्यक्तियों का इनकम कितना था। तो इसका जो आंसर है ना, वो आंसर हो जाएगा सी, 25,494 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 ईस्वी में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना था। समझ में आ रही है। जैसे पहले हम दादा भाई नौरोजी के बारे में क्वेश्चन पढ़े हैं, तो उन्होंने क्या किया था, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पढ़े थे कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था। तो आंसर पर क्या पढ़े थे, 1868 ईस्वी में। इस क्वेश्चन में कह रहा है ना कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 ईस्वी में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना था, यानी जब इन्होंने 1868 ईस्वी में अपना रिपोर्ट दिया था, तो उस रिपोर्ट के अनुसार उस समय भारत में जो रहने वाले लोग हैं ना, उनका प्रति व्यक्ति आय कितना था औसतन। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 20,000 रुपया प्रति व्यक्ति। समझ में आ रही है। कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया प्रति व्यक्ति। समझ में आई। चलिए यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। कितना रुपया, 20,000 रुपया प्रति व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी एक वित्तीय वर्ष जो होता है ना, वो कितने समय का होता है, कब से लेके कब तक रहता है। तो ये जो ऑप्शन आपका है ना, ऑप्शन में दिया गया है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से 30 जनवरी तक, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी ए नंबर जो है ना आपका सही है। भारत का वित्तीय वर्ष कितना होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष होता है। और समझिए, ये जो वित्तीय वर्ष होता है ना, 4 कॉरिडोरों में बटा होता है, यानी 4 भागों में बटा होता है। जो 4 भागों में बटा होता है ना, इसमें पहला जो होता है ना, वो स्टार्ट होता है आपका अप्रैल के महीना से, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। और 1 अप्रैल से स्टार्ट होने के बाद ये चलता है अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून तक, ठीक है। और जून के बाद फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर दूसरा चलता है। और सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीसरा चलता है। और दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च तक कौन सा चलता है, चौथा क्वार्टर चलता है। समझ में आ रही है। तो 4 भाग, यानी एक वित्तीय वर्ष जो होता है ना, कितने भागों में बटा होता है, 4। पहला समझ में आ गया, दूसरा, तीसरा और चौथा समझ में आ गया। पहला कब से कब तक, अप्रैल, मई, जून तक, ठीक है। और दूसरा जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। तीसरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। और चौथा जनवरी, फरवरी, मार्च तक। और फिर इसके बाद फिर नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो जाता है, कब से, 1 अप्रैल से। समझ में आ रही है। और लास्ट कब तक चलता है, 31 मार्च तक। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी कितने समय तक का होता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
कि राष्ट्रीय आय की गणना जब उत्पादन के योग के आधार पर हो तो इसे कौन सा विधि कहते हैं। यानी जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं और उस गणना के लिए जितने सारे वस्तुओं का उत्पादन होता है उन उत्पादनों के योग यानी जोड़ने के आधार पर उन सारे उत्पादित वस्तुओं को जब हम जोड़ते हैं और जोड़ करके राष्ट्रीय आय निकालते हैं। समझ में आ रही है। यानी सारे उत्पादित वस्तुओं को जोड़ करके और उसका जोड़ने के बाद जब राष्ट्रीय आय निकालते हैं ना, तो यह जो विधि होती है राष्ट्रीय आय की गणना की विधि, इस विधि को हम क्या कहते हैं, समझ में आई। तो इस विधि को कहते हैं उत्पादन गणना विधि। समझ में आ रही है। यानी उत्पादनों के योग के आधार पर जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो यह विधि क्या कहलाएगी, उत्पादन गणना विधि। ये करना लिखा गया है, ये उत्पादन क्या होगा, उत्पादन गणना विधि। समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्पादन गणना विधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के माप के आधार पर किया जाता है तो आय गणना की यह विधि क्या कहलाती है। समझ में आ रही है। कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के माप के आधार पर किया जाए तो इस प्रकार की आय गणना विधि क्या कहलाती है। समझ में आई। तो आपको ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका कि आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि और इनमें से कोई नहीं। तो आप समझिए ये आय गणना विधि जो है ना, आय गणना विधि, ये किसका आय की गणना कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें किस आधार पर कर रहे हैं, तो लोगों के व्यय के माप के आधार पर। यानी लोगों के पास जो पैसा है ना उसमें वो लोग कितना रुपए खर्चा कर रहे हैं, लोगों के खर्चा के आधार पर यानी व्यय के आधार पर जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करें, यानी राष्ट्रीय आय की गणना करें तो राष्ट्रीय आय की गणना के इस विधि को हम क्या कहेंगे, व्यय गणना विधि। समझ में आ रही है। यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इस दोनों क्वेश्चन में से। देखिए यहां से पूछ देगा कि आप बतलाइए कि उत्पादन गणना विधि किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय के उत्पादन गणना विधि से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन हुआ। तो इस क्वेश्चन जब पूछेगा ना तो आप इसका आंसर यहां से आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना जब उत्पादन के योग के आधार पर हो तो इस प्रकार की गणना विधि को क्या कहेंगे, इस प्रकार की गणना विधि को क्या कहेंगे, तो उत्पादन गणना विधि। समझ में आई। यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अगला देखिए, इसमें जो है ना इसमें सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे अगर पूछ दे कि अगर कह दे कि आप बतलाइए कि व्यय गणना विधि से आप क्या समझते हैं, समझ में आई। तो व्यय गणना विधि से आप क्या समझते हैं, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ देना तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा जब राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के माप के आधार पर किया जाता है तो इस प्रकार की गणना विधि को क्या कहेंगे, इस प्रकार के गणना विधि कहेंगे व्यय गणना विधि। समझ में आई। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। यानी ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यय गणना विधि। समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आय की गणना व्यक्तियों के आय के योग के आधार पर हो तो इस प्रकार की गणना विधि को क्या कहते हैं। समझ में आ रही है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आय की गणना व्यक्तियों के आय के योग के आधार पर हो तो यह आय की गणना विधि क्या कहलाती है। समझ में आई। पहले वाला में क्या था, व्यय, उससे पहला उत्पादन और इसमें क्या है, आय। तो आय के योग के आधार पर हो रहा है। समझ में आ रही है। पहले क्या था, व्यय पे है और उससे पहले क्या था, उत्पादन पे। समझ में आ रही है। और इसमें किस पे दिया है, इस पे दिया है आय के योग के आधार पर। तो जैसे वो वाला आंसर बना था वैसे ही इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि आय गणना विधि। समझ में आ रही है। यानी तो देखिए अब यहां से अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे कि आप बतलाइए कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आय गणना विधि से आप क्या समझते हैं। समझ में आ रही है। या ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दे कि आय गणना विधि से क्या तात्पर्य है, तो आप आंसर लिखिएगा। इसका आंसर लिख दीजिए, जब राष्ट्रीय आय की गणना व्यक्तियों के आय के योग के आधार पर हो
तो उसे हम उसे हम आय गणना विधि कहते हैं। समझ में आई? यानी इसका सब्जेक्टिव आंसर भी क्या हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आय की गणना व्यक्तियों के आय के योग के आधार पर हो तो आय गणना की यह विधि क्या कहलाती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आय गणना विधि। समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि पीसीआई का पूरा नाम क्या है? समझ में आ रही है? पीसीआई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन में है पर कैपिटा इनकम। समझ में आ रही है? उसके बाद यह है ये पहला जो ऑप्शन दिया है ना पर कैपिटल इनकम है, दूसरा ऑप्शन है पर कैपिटा इनकम, तीसरा ऑप्शन है पर कंट्री इनकम और डी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम। यानी इसका जो हिंदी होता है ना वह होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। समझ में आ रही है? तो पर कैपिटा इनकम किसका फुल फॉर्म हो जाएगा? पीसीआई का। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीएसओ का पूरा नाम क्या है? सीएसओ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपका दिया है सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन दिया है सेंट्रल सिटी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन दिया है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो इसका हिंदी होता है ना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। वहीं जो राष्ट्रीय आय की गणना में सांख्यिकी संगठन जो कार्य कर रहा था ना वही क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आंसर। यानी इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सीएसओ का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एनएनपी का पूरा नाम क्या है? एनएनपी का पूरा नाम क्या है? और ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन में है नेट नेशनल इनकम, नेट नेशन इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशन प्रोडक्ट। तो इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से जो सही आंसर होगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। समझ आ रही है? नेट नेशनल प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी एनएनपी का पूरा नाम क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका जो हिंदी होता है ना वह होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए क्लियर हो गया? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जीएनपी का पूरा नाम क्या है? जीएनपी का पूरा नाम क्या है? और आपका ऑप्शन में दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशन प्रोडक्ट, ग्रॉस नेव प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो इसमें जो है ना जीएनपी इसका पूरा नाम होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आ रही है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। समझ में आ रही है? तो जो 28 नंबर ये क्वेश्चन है ना जिसमें कहा गया कि जीएनपी का पूरा नाम क्या है? तो जीएनपी का पूरा नाम क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जीडीपी यानी जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम क्या है? इसके लिए ऑप्शन आपको दिया गया है जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है? ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट और उसके बाद चौथा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आ रही है? तो इसका जो सही आंसर है ना वो आपका हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि आप बताइए कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस, यानी जी यानी ग्रॉस और डी यानी डोमेस्टिक और पी यानी प्रोडक्ट। तो पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं कि
आप इसको हिंदी में कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। समझ में आई? चलिए अगला इसका आंसर, अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ऑप्शन क्वेश्चन में कह रहा है कि NSSO का पूरा नाम क्या है, यानी NSSO का पूरा नाम क्या है? तो NSS जो है ना, इसका पूरा नाम के लिए ऑप्शन दिया गया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आई? ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रही है? और दूसरा दिया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रही है? तीसरा ऑप्शन दिया है नेट सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा ऑप्शन नेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो NSSO का पूरा नाम होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। समझ में आ रही है? तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? NSSO का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। समझ में आई? तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि NI का पूरा नाम क्या है? NI का पूरा नाम क्या है, यानी NI का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है नेट नेशनल इनकम, नेट इनकम, नेशनल इनकम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेशनल इनकम। हिंदी इसका क्या हो जाता है? राष्ट्रीय आय। समझ में आ रही है? तो NI का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि NNI का पूरा नाम क्या है? NNI का पूरा नाम क्या है? तो NNI का पूरा नाम क्या है? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है आपका। ऑप्शन पहला दिया गया है नेट नेशनल इंडेक्स, दूसरा ऑप्शन दिया है नेट नेशनल इंडेक्स, और तीसरा है नेट नेशनल इनकम, और चौथा है नेट नेशनल इंडेक्स। समझ आ रही है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ना, वह सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी नेट नेशनल इनकम। ये जो आपका NNI है ना, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेट नेशनल इनकम। इसका जो होता है शुद्ध राष्ट्रीय आय, जो हिंदी इसका शब्द होता है ना, वो क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम, शुद्ध राष्ट्रीय आय। समझ में आ रही? तो जो 32 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी नेट नेशनल इनकम। समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में प्रत्यक्ष कर किसे माना जाता है, यानी प्रत्यक्ष कर किसे कहा जाता है। समझ में आ रही है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष कर किसे कहा जाता है। तो उसी को क्वेश्चन में लिखा गया है कि आप बताइए कि निम्न में से, यानी निम्न में प्रत्यक्ष कर किसे माना जाता है। तो ऑप्शन है आपका वास्तु कर, सेवा कर, उद्योग कर, आयकर। तो इसमें आपका ऑप्शन सही ऑप्शन जो हो जाएगा ना, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आयकर। आयकर को प्रत्यक्ष कर माना जाता है, यानी जो आप इनकम का कमाते हैं ना, उसमें से सीधा टैक्स निकल के कहाँ चला जाता है? सरकारी खाते में। तो इसलिए आयकर जो है ना, इसको माना जाता है प्रत्यक्ष आय। समझ में आ रही है? सॉरी, प्रत्यक्ष कर। समझ में आ रही? तो इस क्वेश्चन, यानी निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर माना जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आयकर। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस विधि के अंतर्गत उत्पादन के अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ऑप्शन आपका दिया गया है। ऑप्शन में कह रहा है मूल्य योग विधि, आय गणना विधि, ये जय गणना, छोड़िए ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है। तो चलिए तीसरा ऑप्शन में क्या है, इनमें चौथा ऑप्शन में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मूल्य योग विधि। देखिए यहाँ पे किस विधि के अंतर्गत
उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। तो यहाँ पे मूल्य दिया है ना, मूल्य, तो आप अगर मूल्य दिया हो तो मूल्य योग विधि कर लीजिएगा, उत्पादन दिया हो तो उत्पादन योग विधि कर लीजिएगा, और अगर आय दिया हो तो आय योग विधि या आय गणना विधि मान लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, मूल्य को जोड़कर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसका आंसर, मूल्य योग विधि। समझ आई, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किस विधि के द्वारा व्यावसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यानी किस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय, यानी किस विधि के द्वारा व्यावसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। समझ में आ रही है। तो इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक गणना विधि। समझ में आ रही है। व्यावसायिक गणना विधि के आधार पर ही हम लोग व्यावसायिक संरचना को या व्यावसायिक संरचना के आधार पर आय की यानी राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। किस विधि के द्वारा, तो व्यावसायिक गणना विधि के द्वारा। समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1921 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग का अध्यक्ष कौन था। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 1921 ईस्वी में जो सरकार के द्वारा राजस्व आयोग का गठन किया गया था उसका अध्यक्ष कौन था। समझ आ रही है। यानी 1921 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन था। तो इसका ऑप्शन दिया गया है इब्राहिम रहमतुल्लाह, दादा भाई नौरोजी, प्रोफेसर केंस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा इब्राहिम रहमतुल्लाह। समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इब्राहिम रहमतुल्लाह, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक श्रम के बदले मिलने वाला पारिश्रमिक क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक श्रम के बदले मिलने वाला पारिश्रमिक क्या कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मुद्रा, बचत, आय, धन। इनमें से क्या होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन इसका जो होगा ना आय होगा। यानी मान लीजिए जो आप मेहनत करते हैं उसके मेहनत के बदले जो आपको धन मिलता है या जो आपको उसके बदले में जो आपको लाभ मिलता है, जैसे काम करते हैं उस काम के बदले जो आपको लाभ मिलता है ना, वो लाभ क्या कहलाता है, तो यहाँ पे कहलाता है आय। ये आय पैसा के रूप में भी हो सकता है, अन्य चीजों के रूप में भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आय। यानी किसी व्यक्ति को शारीरिक अथवा मानसिक श्रम के बदले मिलने वाला पारिश्रमिक क्या कहलाएगा, तो आय। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। यानी कह रहा है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। किसी देश द्वारा एक वर्ष में जो आय अर्जित की जाती है, जो कमाया जाता है, उस आय को हम लोग क्या कहते हैं। समझ में आ रही है। तो ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी ऑप्शन नंबर ए का क्या आंसर है, तो राष्ट्रीय आय। यानी हम कह सकते हैं कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय। और यहाँ से अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं ना। यहाँ से आप इसका आंसर आराम से लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझ में आई। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। भूमि का पारिश्रमिक यानी भूमि से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं। तो भूमि से क्या हो जाएगा पारिश्रमिक, इसका ऑप्शन दिया है आय, दूसरा है श्रम, तीसरा मजदूरी और चौथा लगान। तो इसमें से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं लोग, तो इसका हम लोग आंसर है ना, हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग प्राप्त कर सकते हैं लगान। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को भूमि दे देते हैं, चाहे राष्ट्र जब किसी व्यक्ति को भूमि देता है उसके नाम में लिखता है तो उससे हमेशा क्या करता है, लगान। यानी आप लोग खेत का रसीद कटवाते हैं या खेत का जो रसीद कटता है तो उसके जो लगान लगता है ना, वह लगान क्या होता है, भूमि का पारिश्रमिक। समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है।
यानी इसमें से कौन हमारे जीवन में रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद। इनमें से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रही है? यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। क्या आंसर है इसका? तो प्रति व्यक्ति आय। हमारे पास पैसा कितना है, कितना रुपया कमा रहे हैं, यही ना हमारे रहन सहन का स्तर को प्रभावित करेगा। जैसे मान लीजिए 50,000 रुपया है तो बढ़िया से जी खा रहे हैं, और 10,000 रुपया रहा है तो आवश्यकता की सामग्री की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके से जो प्रति व्यक्ति आय होता है, यानी जो हमारे पास आय होता है, यही आय हमारे जीवन के रहन सहन को या जीवन के स्तर को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो इसका आंसर जो है ना वो क्या हो जाएगा? तो प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? समझ में आ रही है? कह रहा है क्वेश्चन कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी ऊर्जा निर्धारित की गई है, यानी कितना कैलोरी ऊर्जा अगर मिल रही है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग को मानेंगे कि वो गरीबी रेखा के क्या है? बाहर है। और कितना कैलोरी ऊर्जा मिल रही है तो मानेंगे गरीबी रेखा क्या है? नीचे है। यानी एक निश्चित रेखा कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मानेंगे। तो ऑप्शन इसमें दिया है 2200 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2600 कैलोरी, 1900 कैलोरी। कैलोरी क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है, शरीर में जो ऊर्जा होता है उसी को मापते हैं कैलोरी में। समझ आ रही है? चलिए तो इसमें आपका जो क्वेश्चन क्या है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितने कैलोरी ऊर्जा निर्धारित की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2400 कैलोरी। यानी आपसे पूछता है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति को कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है प्रतिदिन के हिसाब से। समझ में आ रही है? तो प्रतिदिन के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में एक पुरुष को 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2400 कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत में जो उद्योग चलाने के लिए जो नीतियां लागू की जाती है ना, उसमें जो पहला औद्योगिक नीति था, उस पहले औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन है आपका 1949, 1951, 1990, 1991। इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना वो सही है। ऑप्शन नंबर ए, यानी 1949 ईस्वी में भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? समझ आ रही है? क्वेश्चन कह रहा है कि देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ रही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाए सकल घरेलू उत्पाद, यानी हम लोग जिससे कहते हैं लोग GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ किसी देश के सीमा के अंदर जब एक वर्ष के अंदर जितने सारे अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग होता है ना, वह कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। और देखिए अगर आपसे सब्जेक्टिव में पूछ दे कि बतलाइए सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, अब पूछता भी है, कई बार पूछा हुआ है कि बतलाइए कि GDP क्या होता है। समझ आ रही है? कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, या ऐसे पूछ देता है कि बतलाइए कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद अगर पूछ दे कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, तो अब आपके आंसर नहीं लिखा जाएगा। बतलाइए तो नहीं लिखाएगा। देखिए इसका आंसर क्या लिखिएगा? देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ आ रही है? मतलब आपका सब्जेक्टिव भी यहाँ से क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है, और ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से क्या हो गया? क्लियर हो गया। समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर उच्च हो।
क्या कहलाता है? यानी कह रहा है कि आर्थिक विकास के जिस प्रक्रिया द्वारा समाज के सभी लोगों के जीवन स्तर उच्च होता हो, क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है कि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समावेशी विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समावेशी विकास। समझ में आ रही है? विकास की वह प्रक्रिया जिससे समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर हो, तो इस प्रकार के विकास को क्या कहेंगे? समावेशी विकास। समझ में आई? चलिए, अगर यहाँ से अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताइए कि समावेशी विकास किसे कहते हैं, पूछता भी है क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ है, बताइए कि समावेशी विकास किसे कहते हैं। तो समावेशी विकास अगर पूछ दे किसे कहते हैं, तो अब आपका आंसर नहीं हो सकता है, बताइए। तो आंसर तो आराम से बन जाएगा। आप लिख दीजिएगा कि आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिससे समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर उच्च होता हो, तो उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। समझ में आई? एकदम आसान से क्लियर हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है, यानी प्रति व्यक्ति आय से मतलब क्या है। तो ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय आय, औसत आय। यानी जब हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं ना, तो उसमें सारे मतलब राष्ट्रीय आय को देश के पूरी जनसंख्या से भाग दी जाती है। समझ में आ रही है? पूरी की पूरी जनसंख्या से क्या की जाती है? भाग दी जाती है। तो इसमें किसी एक का तो नहीं होता है, पूरे लोगों का, यानी देश में रह रहे सारे के सारे लोगों का एक औसत आय निकाला जाता है। समझ में आ रही है? औसत आय। अब उस औसत आय जो राष्ट्रीय आय निकला जाता है, उसमें जो औसत आय निकलता होना है, तो वो किसी का हो जाता है कि उसका आमदनी उतना नहीं होता है, फिर भी उसका औसत आय उतना पे चल जाता है। या किसी होता है कि जिसका बहुत ज्यादा आमदनी होता है, उसका बहुत कम स्थिति पे आ जाता है। तो इस तरीके से हम सबका मिला करके औसत निकालते हैं। जैसे मान लीजिए औसत आयु निकालना होता है, तो 5 व्यक्ति हो, मान लीजिए 5 व्यक्ति, इनमें से किसी का 2 साल का एज हो, किसी का मान लीजिए 4 साल का एज हो, किसी का अगर 8 साल का एज हो, इस तरीके से 5 व्यक्ति हो। तो इन पांचों व्यक्ति के एज को जोड़ करके और बटा में उसकी संख्या से भाग देते हैं, यानी 5 से भाग दे देंगे, तो जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो क्या होता है? औसत आयु। उसी तरीके से राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से जब भाग देते हैं ना, तो जब भाग देते हैं तो जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय। तो इस प्रति व्यक्ति आय में वो व्यक्ति भी शामिल होते हैं जिसका इनकम बहुत ज्यादा होता है, और वो व्यक्ति भी शामिल होता है जिसके पास इनकम एकदम ही कम होता है। तो इस हिसाब से जो प्रति व्यक्ति आय होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका आशय क्या होता है? औसत आय। समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, औसत आय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? क्वेश्चन समझ आ रही है? कह रहा है कि बिहार राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है, यानी बिहार का जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि पर आधारित है। तो आप तो जानते हैं कि बिहार का अर्थव्यवस्था का आधार भी क्या है? कृषि है। समझ में आ रही है? क्या है? कृषि है। तो कृषि इसलिए है कि यहाँ की जो भूमंडलीय स्वरूप है या भौगोलिक स्वरूप है, मैदानी है। गंगा के मैदान के कारण कोसी नदी, यहाँ जो नदियां बहती है, गंगा यमुना, ये सब नदियां जो है ना, इन नदियों से यहाँ पे मैदानी भाग का विस्तार हुआ है, और इस मैदानी भाग में बहुत अच्छा उपजाऊ भूमि है, जिसपे यहाँ पे क्या होता है? खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और खेती ज्यादा होने के कारण यहाँ की बहुत बड़ी आबादी खेती पर ही निर्भर है। तो वही चीज इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार राज्य का कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ऑप्शन दिया गया है आपका 80%, 86%, 90%, 75%। तो इसका जो आंसर है ना, वो हो जाएगा आपका 86%। समझ में आ रही है? तो बिहार राज्य कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 86%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री के कथन है? समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन हम बहुत पहले पढ़े थे, जब गरीबी के कुचक्र की अवधारणा को पढ़ा था। समझ में आ रही है? इसी वीडियो में पढ़े थे लोग, गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दिया था? आपको याद होगा। तो उसमें आंसर क्या बताया गया था? रैगनार मार्क्स। और उसी टाइम में बताए थे हम कि इन्होंने एक बात कहा था। वो बात क्या था? उन्होंने कहा था कि कोई देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। समझ में आ रही है? हम आपको समझाए थे कि ये बात क्यों ऐसे कहे थे। बड़ी आश्चर्य लगी होगी आपको ये बात सुन करके, ये बात उस टाइम बताए भी थे। लेकिन
ये जो बात कहा गया था ना वो कैसे कहा गया था, किस संदर्भ में गया, सब चीज समझा दिए थे वहां पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रैगनर नर्थ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो क्या कहलाती है, यानी जिस देश में बहुत ज्यादा पैसा होता है, राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा होती है, वह देश क्या कहलाता है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है कि विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, पिछड़ा राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। समझ में आ रही है, जिस देश का राष्ट्रीय आय बहुत अधिक होता है ना उसे क्या कहते हैं, विकसित राष्ट्र। समझ में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बताइए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रारंभ कब किया गया था। पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रारंभ जो हुआ था ना, कब हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका दिए गए हैं 1950 से 51, 1951 से 52, 1954 से 55, 1956 से 57। इनमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ आ रही है, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1951 से 52 ईस्वी में, यानी 1951 से 52 ईस्वी के समय में क्या हुआ था, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो आपको बताया गया है कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, बताया गया है ना। तो उन्होंने कब लगाया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1868 ईस्वी में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। समझ में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर। कब, 1868 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान पहली बार लगाया गया था। समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। चक्रीय जो हमेशा घूम घूम करके उस पे आ जाता हो, उस चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है उत्पादन से, आय से, व्यय से, इनमें से सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्योंकि देखिए उत्पादन, जब उत्पादन फिर उत्पादन उपभोग होता है फिर मांग बढ़ती है, फिर उत्पादन बढ़ते जाता है। तो इस तरीके से ये सब क्या होते रहता है, घूमते रहता है, एक राउंड में घूमते रहता है। आय होती है, जैसे मान लीजिए किसी का आय बढ़ा, आय बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो फिर रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। समझ में आ रही है, तो आय बढ़ेगा तो फिर मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ने से फिर क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं इस सभी क्या है, एक चक्रीय प्रक्रिया है। समझ में आ रही है, यानी चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि आय और व्यय का अंतर क्या कहलाता है। आय और व्यय में जो अंतर होता है, मान लीजिए कि हम 50 रुपये कमाए और इस 50 रुपये में 45 रुपये हम क्या कर दिए, व्यय कर दिए, यानी खर्चा कर दिए। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 5 रुपये का। तो ये जो 5 रुपये है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है बचत। समझ में आ रही है, ये हमारा क्या कहलाता है, बचत। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बचत। यानी आय और व्यय के मध्य का अंतर क्या कहलाता है, बचत। मेरे साथियों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और मेरे साथियों इसी तरीके से और सारे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि आपको जैसे ही इस वीडियो अपलोड हो, नए क्लास का नए वीडियो, तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।